तारीख थी 29 मार्च साल 2026। रविंद्र नाम का एक शख्स एक लड़की के पास फोन करता है और उससे कहता है कि वो उससे मिलना चाहता है। उसकी पत्नी अपने मायके गई हुई है, इसलिए वो जल्दी से उसके घर आ जाए। ये सुनते ही लड़की फौरन रविंद्र के फ्लैट में पहुंच जाती है, जहां दोनों आराम से बैठकर बातें करते हैं। लेकिन कुछ मिनटों बाद इस घर की चार दीवारी में कुछ ऐसा होता है कि हर न्यूज चैनल और अखबार में ये कहानी ट्रेंड करने लगती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर 29 मार्च की दोपहर को क्या हुआ था, कौन थी वो लड़की और क्यों इन दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आइए इस केस फाइल की कहानी शुरू से आपको बताते हैं। इस केस फाइल की शुरुआत होती है आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले से, जहां राजम इलाके में चिंताड़ा रविंद्र नाम का एक शख्स अपने परिवार के साथ रहा करता था। रविंद्र की उम्र करीब 30 साल के आसपास थी और वो हमेशा से ही अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहता था। हालांकि फैमिली मिडिल क्लास थी, लेकिन पेरेंट्स ने कभी भी रविंद्र की पढ़ाई में कोई कमी नहीं की। उसे अच्छी से अच्छी एजुकेशन दिलवाई ताकि वो अपने ड्रीम्स को पूरा कर सके। दरअसल रविंद्र नेवी में भर्ती होना चाहता था, जिसके लिए अच्छी खासी पढ़ाई और तैयारी की जरूरत होती है। इसलिए रविंद्र भी दिल लगाकर मेहनत करने लगा और उसकी मेहनत भी रंग ले आई। रविंद्र ने एग्जाम क्लियर कर लिया और उसे नेवी में एक टेक्नीशियन के रूप में जॉब मिल गई। रविंद्र की पोस्टिंग INS डेगा विशाखापट्टनम में हुई, इसलिए वो फैमिली को छोड़कर विशाखापट्टनम पहुंच जाता है और गाजुवाका इलाके में LV नगर के किराए के फ्लैट में रहने लगता है। वह रोज अपने पेरेंट्स से बात करता है और पेरेंट्स उसे बताते हैं कि इलाके के लोग रविंद्र की बहुत तारीफ करते हैं। उसकी मिसालें देते हैं कि किस तरह उसने मेहनत करके इतना बड़ा मुकाम हासिल कर लिया। रविंद्र भी काफी हैप्पी था, क्योंकि उसके लिए नौसेना की सफेद वर्दी सिर्फ एक कपड़ा नहीं, बल्कि वो ऑनर, रुतबे, ईमानदारी और भरोसे का सबसे बड़ा प्रतीक थी। एक तरफ जहां रविंद्र अपनी कामयाबी की वजह से फूला नहीं समा रहा था, तो वहीं उससे ज्यादा खुश उसकी गर्लफ्रेंड मोनिका थी, जिसकी उम्र करीब 29 साल के आसपास थी। मोनिका से रविंद्र की मुलाकात साल 2021 में हुई थी। उस टाइम रविंद्र की जॉब नहीं लगी थी, बल्कि वो विशाखापट्टनम में रहकर जॉब की तलाश कर रहा था। अब क्योंकि वो ज्यादातर फ्री ही होता था, इसलिए वो मिंगल ऐप पर अपनी ID बनाता है और उस पर लड़कियों की प्रोफाइल देखने लगता है। well, आप अगर नहीं जानते तो आपको बता दें कि मिंगल एक डेटिंग ऐप है जिसका इस्तेमाल नए लोगों से मिलने, दोस्ती करने या रिलेशनशिप बनाने के लिए किया जाता है। रविंद्र जो अब तक सिंगल था, वो भी टाइम पास करने के लिए ऐसे ही मोनिका से बातचीत करना शुरू करता है, जो विशाखापट्टनम के संजीवया कॉलोनी की रहने वाली एक बहुत ही सिंपल सी लड़की थी और उसने भी अपने आने वाले कल के लिए बाकी लड़कियों की तरह कई सपने सजा रखे थे। साथ ही मोनिका हमेशा से एक केयरिंग और अंडरस्टैंडिंग पार्टनर का साथ चाहती थी, जो उसकी बात को समझ सके, और ये खूबी उसे रविंद्र में दिखने लगी। हालांकि पहली मुलाकात में दोनों नॉर्मल बातचीत ही करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे ये रिश्ता फ्रेंडशिप में बदल जाता है। अब क्योंकि दोनों विशाखापट्टनम से ही बिलोंग करते थे और जब एक दूसरे को ये बात बताते हैं, तो फिर रविंद्र मोनिका से दोस्ती के नाते मिलने के लिए कहता है, जिसके लिए वो रेडी भी हो जाती है और दोनों अपना नंबर एक्सचेंज करते हैं। इसके बाद ये विशाखापट्टनम के एक पार्क में मिलते हैं, जहां पहली बार मोनिका और रविंद्र एक दूसरे को देखते हैं। पहली नजर में इन्हें एहसास हो जाता है कि इनका रिश्ता दोस्ती से आगे बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, यानी कि लव एट फर्स्ट साइट। और थोड़े दिन तक बातचीत करने के बाद एक दिन रविंद्र अपने प्यार का इजहार फाइनली मोनिका के सामने कर देता है। अब मोनिका तो पहले ही रविंद्र को अपना दिल दे बैठी थी, इसलिए दोनों के बीच रिश्ता शुरू हो जाता है और ये कभी पार्क्स में, कभी थिएटर में, कभी मॉल में जाने लगते हैं मिलने जुलने के लिए। अब देखिए, जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, इनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो जाता है। साल 2021 की शुरुआत की बात है। इस रिलेशन को अब 3 साल गुजर चुके होते हैं, लेकिन साल 2024 में रविंद्र के घर वाले उसकी शादी करा देते हैं और वो भी उनकी बात मानकर चुपचाप शादी कर लेता है। जी हाँ, अपनी गर्लफ्रेंड के होते हुए रविंद्र एक बार भी अपने परिवार को मोनिका के बारे में नहीं बताता, क्योंकि उसे अच्छे से मालूम था कि डेटिंग ऐप के जरिए जो रिश्ता बना है उसकी फैमिली उसे एक्सेप्ट नहीं करेगी और वो अपनी इमेज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता था। इसलिए फैमिली की मर्जी से वो अरेंज मैरिज कर लेता है और अपनी पत्नी के साथ हंसी खुशी रहने लगता है। हालांकि मोनिका को उसने अपनी शादी के बारे में कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो उसे भी नहीं छोड़ना चाहता था। पर शादी के बाद रविंद्र का उससे मिलना जुलना कम हो गया, लेकिन दोनों का प्यार पहले की तरह मजबूत रहा। रविंद्र को जब भी मौका मिलता तो वो मोनिका को मिलने के लिए बुला लिया करता था। इसी तरह अब देखते ही देखते साल 2025 आ जाता है और रविंद्र की नौकरी नेवी में लग जाती है और वो एक टेक्नीशियन के तौर पर INS डेगा में काम करने लगता है। आपको बता दें, INS डेगा नेवी का एक नेवल एयर स्टेशन है, जहां तैनात लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर दुश्मन की सबमरीन का पता लगाने और उससे निपटने का काम करते हैं। इसके अलावा INS डेगा पर ही हेलीकॉप्टर्स की मरम्मत, सर्विसिंग और टेक्निकल प्रॉब्लम जो होती है उसकी देखरेख का काम होता है और इसी डिपार्टमेंट में रविंद्र की जॉब लग गई थी। जॉब की बात सुनते ही परिवार में खुशी आ जाती है
और इसके साथ ही उन्हें जल्द ही दूसरी खुशखबरी भी मिलती है, वो ये कि रविंद्र पापा बनने वाला है। उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। ये न्यूज पूरी फैमिली के साथ रविंद्र के लिए भी बेहद खास थी। वो अपनी पत्नी की और ज्यादा देखभाल करने लगता है, लेकिन अब भी मोनिका का साथ नहीं छोड़ता है, बल्कि उसे भी अपनी जॉब के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो भी खुश होती है। अब देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जॉब और शादीशुदा जिंदगी में बिजी होने की वजह से रविंद्र मोनिका को अब टाइम नहीं दे पाता था, और ये बात वो भी नोटिस कर रही थी। उसे महसूस हो गया था कि रविंद्र का जो बिहेवियर है वो काफी हद तक चेंज हो गया है। जैसे वो उसका फोन कम उठाता था, और पहले जब भी मोनिका मिलने को कहती तो वो तुरंत ही राजी हो जाता था, लेकिन अब वो मिलने में आनाकानी करता है, जिस वजह से मोनिका को उस पर अब कुछ डाउट सा होता है। इसलिए वो सच्चाई का पता लगाने में जुट जाती है, और एक फ्रेंड के जरिए उसे पता चलता है कि रविंद्र ने तो 2024 में ही शादी कर ली थी, और अब वो एक बच्चे का बाप बनने वाला है। ये सुनकर मोनिका समझ जाती है कि रविंद्र ने उसे धोखा दिया है, शादी का वादा उससे किया और किसी और से शादी कर ली। ये बात मोनिका को हजम नहीं हो रही थी, इसलिए वो रविंद्र को फोन करती है, और जब उसकी शादी के बारे में उससे पूछती है तो उसे सच बोलना पड़ता है। वो ये भी कहता है कि वो मोनिका से भी प्यार करता है, उसे किसी भी कीमत पे वो खोना नहीं चाहता है, पर मोनिका उसकी बात अब मानती नहीं है और फोन कट कर देती है। वो कुछ दिनों तक रविंद्र से दूर रहने की कोशिश तो करती है, लेकिन जब वो उसे भूल नहीं पाती तो दोबारा से रविंद्र से बात करना शुरू कर देती है, और इनका रिश्ता इसी तरह आगे बढ़ता रहता है। लेकिन एक दिन मोनिका को कुछ पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो रविंद्र से पैसे मांग लेती है। अब क्योंकि रविंद्र महीने के अच्छे खासे पैसे कमाता था, तो वो भी मोनिका को पैसे दे देता है। ये देखकर मोनिका के मन में अब लालच जाग उठता है, और अब वो रविंद्र से आए दिन पैसों की डिमांड करने लगती है। जब रविंद्र आगे चल के पैसे देने से मना करता है तो वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने मोनिका की बात नहीं मानी तो वो उसकी पत्नी को उनके अफेयर के बारे में सब कुछ बता देगी। यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि मोनिका शायद वापस से इसीलिए आई क्योंकि उसे ये तो मालूम था कि अब इसकी शादी हो गई है, लेकिन मैं इसे डरा धमका के इसकी सिचुएशन का फायदा उठा के इससे पैसे जरूर ऐड सकती हूँ। अब रविंद्र अपने आने वाले बच्चे की जिंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए वो मोनिका को पैसे देता रहता है, और इसी तरह धीरे धीरे मोनिका के पास करीब 3.5 लाख रुपए पहुंच जाते हैं। इधर रविंद्र की पत्नी, जिसकी डिलीवरी का वक्त करीब आ रहा था, वो रविंद्र से कुछ दिन के लिए अपने मायके जाने को कहती है, जिसके बाद वो खुद उसे घर छोड़कर आता है और अकेले फ्लैट में रहने लगता है। इसी दौरान उसके पास मोनिका का फोन आता है, जो फिर से पैसों की डिमांड करती है, लेकिन अब रविंद्र थक चुका था, वो साफ मना कर देता है और मोनिका से कहता है कि अब वो शादीशुदा है, जल्द ही पिता बनने वाला है, इसलिए वो अब उसे और पैसे नहीं दे सकता है। रविंद्र मोनिका से यह भी कहता है कि वो अपनी शादीशुदा जिंदगी पर ध्यान देना चाहता है और उसे अब उनके पुराने रिश्ते को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इसका आगे अब कुछ फ्यूचर है नहीं। जब रविंद्र पैसे देने से इनकार करता है, रिश्ता तोड़ने की बात कहता है, तो मोनिका गुस्सा हो जाती है और फिर से धमकी देते हुए कहती है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए या फिर दूरी बनाने की कोशिश की तो वो सीधे उसकी प्रेग्नेंट पत्नी के पास जाएगी और उनके पिछले 3 साल के अफेयर के सारे सबूत, चैट्स और फोटोज उसे दिखा देगी। इसके अलावा मोनिका ने रविंद्र का नेवी आईडी कार्ड भी किसी तरह अपने कब्जे में ले लिया था। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने मोनिका की बात नहीं सुनी तो वो नेवी के अधिकारियों से उसकी कंप्लेन कर देगी, जिससे उसकी जॉब भी जा सकती है। अब इतनी सारी बातें सुनकर वो परेशान हो जाता है और एक ऐसा कदम उठाने का फैसला करता है जिसके बारे में शायद उसने पहले कभी सोचा नहीं होगा। 29 मार्च की दोपहर को वो मोनिका को फोन करता है और बहुत ही शांत और सुलझे हुए लहजे में कहता है कि हमें शांति से बैठ के बात करनी चाहिए। जो भी पहले हुआ और पैसे के लेन देन के मामले हैं, मैं उन्हें आज सॉर्ट कर देना चाहता हूँ। इसके अलावा हम दोनों अपने फ्यूचर के बारे में भी बात करेंगे। वो मोनिका को अपने किराए के फ्लैट 102 पर आने के लिए कहता है। मोनिका, जो पिछले काफी टाइम से रविंद्र पर दबाव बना रही थी, वो उसकी बातों में यहाँ आ जाती है। उसे ऐसा लगता है कि शायद रविंद्र अब डर गया है और वाकई में समझौता करना चाह रहा है, इसलिए शाम को रविंद्र के फ्लैट पर पहुंच जाती है और रविंद्र से उसकी पत्नी के बारे में पूछती है। तब वो उसे बताता है कि वो तो मायके गई हुई है, साथ ही मोनिका को बैठने के लिए कहता है, जिसके बाद दोनों के बीच बातचीत शुरू होती है। रविंद्र उसे अब समझाने की कोशिश करता है कि वो अब मोनिका को और ज्यादा पैसे नहीं दे सकता, लेकिन वो अपनी बात पर अड़ी रहती है, जिस वजह से ये बातचीत झगड़े में बदल जाती है और गुस्से में रविंद्र मोनिका का गला दबाने लगता है। मोनिका खुद को बचाने की कोशिश करती है, चीखती है, चिल्लाती है, लेकिन पड़ोसियों तक उसकी आवाज पहुंच नहीं पाती है और रविंद्र उसका गला तब तक दबाए रखता है जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती हैं। कुछ ही मिनट में मोनिका इस दुनिया से विदा हो जाती है। रविंद्र का गुस्सा जब शांत होता है तो वो मोनिका को चेक करता है और तब उसे पता चलता है कि उसकी जान जा चुकी है। ये जानने के बाद रविंद्र बहुत ज्यादा घबरा जाता है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। कुछ देर तक वो वहीं पर बैठा रहता है और तभी उसे श्रद्धा और आफ्ताब वाला केस याद आता है, जिसकी कहानी ने पूरे देश में हंगामा मचा दिया था। इस केस का ख्याल आते ही रविंद्र बॉडी को पार्ट्स में काट कर फ्रिज में रखने का फैसला करता है और फिर किश्तों में इसे ठिकाने लगाने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके पास कोई तेज धारदार चाकू नहीं था।
इसलिए वो शाम के टाइम दरवाजे को बाहर से लॉक करता है और पास की ही एक दुकान में चाकू या आरी खरीदने के लिए जाता है। लेकिन उस दुकानदार के पास बड़ा और तेज चाकू नहीं था, इसलिए वो वापस घर आ जाता है और ऑनलाइन एक चाकू मंगवाता है। आधे घंटे में डिलीवरी बॉय रविंद्र को उसका सामान डिलीवरी करके चला जाता है। इसके बाद वो आराम से बैठता है और बॉडी को 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है। पहले सर को धड़ से अलग करता है और फिर दोनों हाथों को और फिर दोनों पैरों को। इन सारी चीजों को अलग करने के बाद वो धड़ को एक पॉलिथीन में पैक करता है और फ्रीजर में रख देता है, जबकि बाकी हिस्सों को आज रात ही ठिकाने लगाने का वो फैसला करता है। रविंद्र दोनों पैरों और कमर के निचले हिस्से को एक ट्रॉली बैग में ठूंसता है और घर के अंदर छुपा कर रख देता है। वहीं सर और दोनों हाथों को अलग पैक करता है और रात होते जब पूरी गली में सन्नाटा पसर जाता है तब वो सर और हाथों को लेकर घर से 60 किलोमीटर अडवीवरम और दारापालेम के बीच के सुनसान पहाड़ी और जंगली इलाके में जाता है। रविंद्र जानता था कि पुलिस चेहरे और उंगलियों के निशान से पहचान कर सकती है, इसलिए उसने सर और हाथों पर पेट्रोल डाला और उन्हें आग लगा दी। रविंद्र ने उन हिस्सों को तब तक जलाया जब तक कि चेहरा पूरी तरह से पहचान में न आने लायक हो जाए। जलने के बाद उसने उन अवशेषों को वहीं झाड़ियों और पत्थरों के पीछे फेंक दिया। साथ ही मोनिका का फोन भी जला दिया। ये सब करने के बाद रविंद्र अपने घर वापस आता है और आराम से सो जाता है। ये जानने के बाद भी उसके घर के फ्रिज में मोनिका का धड़ और ट्रॉली बैग में उसके दोनों पैर रखे हुए हैं। फिर भी वो बिना किसी टेंशन के आराम से अपनी नींद पूरी करता है और 30 मार्च की सुबह हो जाती है। लेकिन रविंद्र के मन में अब कहीं ना कहीं पकड़े जाने का डर बैठ गया था। वो अच्छी तरह से जानता था कि वो इंडियन नेवी का हिस्सा है और अगर पुलिस उसे पकड़ती है तो नेवी उसे डिसमिस कर देगी और उसका कोर्ट मार्शल होगा। एक नेवी ऑफिसर के लिए सोसाइटी में अपनी इज्जत और वर्दी खोना बहुत बुरा होता है। रविंद्र को लग रहा था कि नेवी की खुफिया एजेंसी जल्द ही उस तक पहुंच जाएंगी। इसके अलावा उसे ये भी डर सता रहा था कि उसकी शादी को भी अभी कुछ ही टाइम हुआ है और उसकी वाइफ प्रेग्नेंट है। वो बार बार ये सोचकर कांप रहा था कि जब उसकी पत्नी और पेरेंट्स को इस खौफनाक राज और फ्रिज में रखे शव के बारे में पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी। उसके बच्चे को समाज में बुरी नजर से देखा जाएगा। वही सबसे बड़ा डर फ्रिज में रखे धड़ का था। हालांकि उसने कूलिंग बढ़ा दी थी, लेकिन फिर भी रविंद्र को हर आहट पर डर लग रहा था। वो सोच रहा था कि अगर बिजली चली गई या फ्रिज में से बदबू आने लगी तो पड़ोसी पुलिस को बुला लेंगे, जिसके बाद पुलिस उसे पकड़कर ले जाएगी। रविंद्र के दिमाग में अब यही सब घूम रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या। इसी तरह दोपहर हो जाती है और रविंद्र भागने के बारे में सोचता है और तभी उसे अपने एक दोस्त का ख्याल आता है जो उसके बहुत करीब था। रविंद्र तुरंत उसे फोन करके उससे कहता है कि कल रात मैंने अपने हाथों से मोनिका को मार दिया है। उसका दोस्त मोनिका और रविंद्र के रिश्ते के बारे में पहले से जानता था। वो जब रविंद्र की बात सुनता है तो उसे पहले यकीन ही नहीं होता। ये देखकर रविंद्र उसे पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे उसने मोनिका को घर बुलाया और फिर गला दबाकर मार दिया। उसका धड़ फ्रिज में रखा हुआ है जबकि दोनों पैर ट्रॉली बैग में है और हाथ और सर उसने जला दिए। ये सुनकर उसका दोस्त दंग रह जाता है और रविंद्र को समझाते हुए कहता है कि भाई देख, भागने का कोई फायदा नहीं है, बल्कि उसे पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल करना चाहिए, क्योंकि आज नहीं तो कल पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। और ये बात हकीकत भी थी। इसलिए रविंद्र शाम को 5 बजे पुलिस स्टेशन जाता है और पुलिस को सब कुछ बता देता है, जिसके बाद पुलिस उसे अपने साथ फ्लैट में ले जाती है और फ्रेश ट्रॉली बैग साथ ही जंगल से शरीर के अवशेष बरामद करती है। आपको बता दें, फिलहाल रविंद्र पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ की जा रही है कि क्या सच में मोनिका को मारने की असली वजह ब्लैकमेलिंग और पैसे थे या फिर कुछ और। वेल, आपकी इस केस पर राय क्या है? अगर मान लीजिए रविंद्र ने शादी कर ली थी तो क्या मोनिका को उससे दूरी बना लेनी चाहिए थी या फिर वो पैसे की डिमांड करके सही कर रही थी? और बदले में रविंद्र ने जो किया वो कितना सही था, उसे क्या एक्शन लेना चाहिए था? आपका जो भी ओपिनियन हो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।